हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। सो आई होप आप सब सेफ होंगे। देखिए, इंडिया में वी आर करेंटली इन अ फेज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड। ओके, सो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अनटिल अनलेस जब तक ये बहुत ही नेसेसरी ना हो तब तक आप घर से बाहर मत निकलिए। और अगर आपको बहुत ही नेसेसरी है घर से बाहर निकलना तो सारी प्रिकॉशंस लीजिए। प्लीज अच्छा मास्क यूज कीजिए और सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ ले जाइए। ओके, बिकॉज देखिए हमारी टीम में भी कई लोगों को कोविड हो गया है। सो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज, प्लीज बी सेफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज के जो पॉलिटिकल लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ओके, और जो जजेस हैं, जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका रिमूवल कैसे होता है, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या रहती है, राइट। और फिर हम एक और चीज पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और क्या पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मेनली क्वेश्चंस भी आपको इन्हीं एरियाज से आते हैं। ओके, सो आपका यहाँ पर पढ़ के कॉम्प्रीहेंसिवली सुप्रीम कोर्ट कवर हो जाएगा। ओके, अगेन ये लेक्चर थोड़ा, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस अभी साथ में डिस्कस करूंगा तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आई वुड डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगले लेक्चर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जहां पे हम हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ेंगे। क्योंकि ये लेक्चर बहुत छोटा होगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में इतना ज्यादा कंटेंट या इतना ज्यादा मैटर नहीं है जो आपको पढ़ने के लिए होगा। मेन जो होता है फोकस वो सुप्रीम कोर्ट पे होता है। तो इसलिए वी विल डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जो लोग पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, प्रेप आईएएस ने लॉन्च किया 3 मंथ्स कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। इस क्रैश कोर्स के सारे लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू फॉलो दिस कोर्स। एंड ये कोर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। ओके, इसमें स्टैटिक पोर्शन भी का भी कवरेज है, साथ ही साथ डायनामिक पोर्शन का भी कवरेज है। ऑल्सो इस कोर्स में आपको हर संडे डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। तो किसी भी लेक्चर के, इस कोर्स का कोई भी लेक्चर हो जिसमें आपको कोई भी डाउट हो, तो एक डाउट फॉर्म है, आप उसमें अपने डाउट्स रखिए और हम संडे को उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ संडेज को आपकी सीसेट की भी क्लास होगी। इसके साथ आपके पास 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड। तो मॉक टेस्ट भी होंगे और उनका डिस्कशन भी होगा। इसके साथ आगे जाके आपका जो है स्टडी मटेरियल और जो नोट्स अगर आपको इस कोर्स के चाहिए होंगे तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्विजेस भी होते हैं। ओके, सो जैसे ये कोर्स कराया, जैसे आपको एक लेक्चर कराया, उसके बाद उसकी उसी के ऊपर 5 या 10 क्वेश्चन के बीच में आपको दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ओके, सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड अ करंट अफेयर सीरीज, करंट अफेयर्स सीरीज। ओके, जो हमेशा हर दिन 2 PM, एवरीडे 2 PM आपको करंट अफेयर सीरीज है, जो हमेशा 2 PM पे आपको जो है उस दिन न्यूज़पेपर आया होगा उसका कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस देगा। अगर आपको वो एनालिसिस देख लोगे तो आपको और किसी सोर्स को देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका पूरा हर एस्पेक्ट हम यूपीएससी का कवर कर रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको डिटेल्ड शेड्यूल चाहिए इस कोर्स का या रजिस्ट्रेशन लिंक, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब हम देखते हैं सम बेसिक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बेसिक्स। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं आर्टिकल 124 से 147 के बीच में इन पार्ट 5। सो द प्रोविजंस फॉर सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज बिटवीन आर्टिकल 124 टू 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्लीज जरूर याद रखिए, पार्ट 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है सुप्रीम कोर्ट से। ओके, सी देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए एक तो कई बार इनडायरेक्टली यूपीएससी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको डीपीएसपी में बताया। और ज्यादातर जो पीसीएस के होते हैं कोर्स, ओके, पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं पीएससी के, वहां पर इस टाइप के कोर्स फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसलिए ये भी याद करना जरूरी रहता है। ओके,
दूसरा इंटीग्रेटेड जुडिशरी। सो आई होप आप ये समझते होंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सब एक हायरार्की में लाई करते हैं, ऑल आर इन एन हायरार्की। और दोनों जो है मतलब जो एडजुडिकेशन करते हैं दोनों लॉज पे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लॉज पे यानी स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज पे, और जो है सेंट्रल यानी पार्लियामेंट के लॉज। सो दोनों के लॉज पे ये जो है सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी इन सबको इन पे एडजुडिकेशन करते हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि दैट जो है सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स लेवल, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है। और ये दोनों ये जो कोर्ट्स हैं, ये पूरा सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, ये दोनों लॉज को, सेंट्रल लॉज को और स्टेट लॉज को ये है एडजुडिकेट करता है। जबकि अगर आपको इसको देखना होगा कंपैरिजन में, तो अमेरिका में क्या होता है, स्टेट लॉज को एडमिनिस्टर करने के लिए हाई कोर्ट्स होते हैं, राइट, और जो सेंटर के लॉज होते हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए फेडरल कोर्ट्स होते हैं, वहां फेडरल लॉज बोलते हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए फेडरल कोर्ट सेपरेट होता है। तो फेडरल कोर्ट्स अमेरिका में जो है स्टेट्स के लॉज को नहीं जो है एडजुडिकेट करते हैं। ओके, सो आई होप आपको इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। ये आपका 1935 अगर आपको याद होगा हिस्टोरिकल अंडरप्रेन्स में, तो जीओआई एक्ट 1935 में एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रोविजन था, उसको सक्सीड करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो ये कोर्ट नहीं है अब इसकी जगह आ गया है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन फेडरल कोर्ट से ज्यादा वाइड है। ओके, दूसरा, कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, दिस इज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। सो प्लीज दिस इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे आपको प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ओके, सो प्लीज इसको ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली 2019 में ही एक नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट पास किया और नंबर ऑफ जजेस को कितना कर दिया गया है, 34। ओके, नाउ द नंबर ऑफ जजेस आर 34। So Supreme Court number of judges Amendment Act 2019 was passed and number of judges were increased to 34. So please इसको ध्यान में रखिए, ओके, बिकॉज इस पे एक स्टेटमेंट आपको बन सकता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो फर्स्टली इट इज अ फेडरल कोर्ट, मतलब फेडरल कोर्ट मतलब फेडरल यूनिट, यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो कौन डिटरमाइन करता है, वो कौन रिजॉल्व करेगा, किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, इट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, मतलब आप सब जानते हो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो कोई भी मैटर है सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट के पास अपील जाएगी और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है और किसी के पास अपील नहीं जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, मतलब देखिए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाती है। ओके, इट इज गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, आपको पता है, इसके लिए मैं आपको आई थिंक मुझे बताना नहीं चाहिए, बट आर्टिकल 32 प्लीज आई होप आपको पता है, आर्टिकल 32 is also a fundamental right, that is right to constitutional liberty। that means आपके पास fundamental right है कि अगर आपका fundamental right violate होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, एंड इट इज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज ध्यान में रखिए ये चीज। ओके, इस पे एक बार क्वेश्चन भी आ रखा है प्रीवियस ईयर में। सो हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। और ये आप समझ ही सकते हो कैसे, अगर आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लाया, एक्चुअल प्रैक्टिस में भी देखोगे तो कौन लाया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लाया सुप्रीम कोर्ट, और जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी कोई भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, अगर कोई लॉ, पार्लियामेंट का लॉ या स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ या कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन यूनियन गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, अगर वो जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, और इस पावर का यूज करके, इस पावर का, जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज करके सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस चीज को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ओके, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर ले। साथ ही साथ दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर का भी सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन निकाला है, ताकि जो है कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो उसको एकदम फंडामेंटल है, अगर उनको चेंज कर दिया जाएगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में क्या निकाला, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, और इन दिस वे इसके थ्रू वो इट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज ऑल्सो इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई भी प्रोविजन है,
तो एक्चुअली वो कैसे अप्लाई होगा, या उसका एक्चुअली उसमें कोई अगर कंफ्यूजन है तो उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या होगा, राइट? वो जो है डिटरमाइन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। वो पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, सो प्लीज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये दो एस्पेक्ट्स आप जरूर याद रखें, क्योंकि इस पे बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। ओके, नाउ बेसिक्स के बाद अब हम मूव ऑन करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो काफी न्यूज में है, न्यूज में रहता है। इनफैक्ट ये न्यूज में हमेशा ही रहता है। ओके, कई बार ये रहता है न्यूज में कि जो है अपॉइंटमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के डिले हो जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं। ओके, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक प्रोसीजर इवॉल्व किया थ्रू इट्स पावर टू इंटरप्रेट दोज जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोल रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए ये दो ही चीजें बोली कि जो चीफ जस्टिस है, जो हमारी कंट्री का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। बट क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी पे अपॉइंट कर सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अब देखिए ये जो प्रोविजन है ना, ये बड़ा वेग है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग? ये जो है आगे आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू इंटरप्रिटेशन बताया है। ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस प्रोविजन, वो आप आगे देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू इंटरप्रिटेशन बताया। बट अभी कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना दे रखा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राइट, सीजेआई, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और वो प्रेसिडेंट से अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को आफ्टर कंसल्टेशन लेनी होती है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, जो वो नेसेसरी समझता है। ओके, तो ये है। और दूसरा, जो दूसरे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट यहां पर होना चाहिए कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन होना चाहिए एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अगेन देखिए ये दोनों प्रोविजन बड़े वेग हैं। सो वेग हैं तो इसके कारण क्या हुआ था? इसके कारण जैसे देखिए नॉर्मली क्या कन्वेंशन है, नॉर्मली कन्वेंशन क्या होता है? नॉर्मली कन्वेंशन ये होता है जो सीनियर मोस्ट जज है, जो सीनियर मोस्ट जज है वो अपॉइंट किया जाता है। सीनियर मोस्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस। ओके, और ये कन्वेंशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो सीनियर मोस्ट रहता है, अगर उसको आप ऐसा क्राइटेरिया है सीनियोरिटी जिसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन या कुछ नहीं आती, बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है सीनियोरिटी। तो इसलिए अगर सीनियर मोस्ट जज को आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करोगे तो कोई बायस का चांस नहीं। बट देखा गया क्या हुआ कि इसका वायलेशन हुआ, इसका वायलेशन हुआ 1973 में और 1977 में, राइट। एंड जब वायलेशन हुआ तो इट वाज रियलाइज दैट कि ऐसे करके तो सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, मतलब कोई जो है आप जो सीनियर मोस्ट को नहीं और किसी और जज को अपॉइंट कर दो चीफ जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस अंडरमाइन हो जाएगी। तो इसी के लिए अल्टीमेटली आगे जाके केसेस हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको बोलते हैं जजेस केसेस, फर्स्ट जज केसेस, सेकंड जजेस केसेस, थर्ड जजेस केसेस एंड फोर्थ जजेस केसेस। तो इन केसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक पूरा प्रोसीजर और कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए कि कैसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एज वेल एज ये सेम चीज है फॉर हाई कोर्ट ऑल्सो। ओके, तो हम देखते हैं अब सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या रहा, अब वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहला है फर्स्ट जजेस केसेस, सबसे पहला है फर्स्ट जजेस केसेस। तो इसमें जो वर्ड था वहां आपने देखा कंसल्टेशन, ये वर्ड यहाँ पर है ना कंसल्टेशन, इसके मीनिंग पे सारी बात अटकी हुई थी कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है। तो यहां पर बोला गया कि कंसल्टेशन का मतलब बस है ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यू, इट डज नॉट मीन कंकरेंस। मतलब सी वहां पर वर्ड लिखा है कंसल्टेशन, मतलब प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा, उनकी व्यूज ले लेगा और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। अगेन यहां पर मैं बता रहा हूं, जब मैं बोलता हूं कि प्रेसिडेंट विल डिसाइड, इट डज नॉट मीन कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन, बट इट मीन्स ये प्रेसिडेंट ये डिसीजन कब लेता है? ऑन aid and advice of council of ministers. Okay, so please keep this in mind always. Okay, so first judges cases में कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। मतलब अगर जब है कोई भी जज अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट ने कंसल्ट किया विद द सुप्रीम कोर्ट जजेस, विद चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, और कंसल्टेशन में जो उन्होंने व्यू दी, तो वो व्यू जो है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी, वो व्यू कंसिडर करके प्रेसिडेंट कुछ और भी डिसीजन ले सकता है। ओके, ये था राइट फर्स्ट जजेस। बट सेकंड जजेस केसेस में इसको चेंज कर दिया,
सेकंड जजेस केसेस में इसको चेंज कर दिया गया और नाउ कंसल्टेशन का मतलब था कंकरेंस, मतलब कंसल्ट किया है आपने और जो व्यू दी गई है आपको जो दूसरे जजेस के थ्रू प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट को माननी है। जो जो व्यू है दैट प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट। सो इसका मतलब जो एडवाइस या कंसल्टेशन में जो व्यू दी गई थी, नाउ इट इज बाइंडिंग। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड, इट इज बाइंडिंग। ओके, ऑल्सो कंसल्टेशन में किससे कंसल्ट करना है, राइट? क्योंकि यहां पर बोल रखा है as he deems other judges and such judges of Supreme Court and High Court as he deems necessary। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? तो इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ that should consult two senior most judges of Supreme Court before giving advice, right? CJI should consult, यहां पर जैसे यहां पे आपको दे रखा है ना कि जब जजेस अपॉइंट करें तो कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड सच अदर जजेस। तो कितने जजेस, हाउ मेनी जजेस एंड कौन से जजेस? ओके, तो इसी का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके दिया यहाँ कि जो अदर जजेस जो बोला गया है इट मींस टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो सीजीआई को एडवाइस देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जो दो सीनियर मोस्ट जजेस है उनसे कंसल्ट करना है। ओके, और फिर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा, प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन करेगा, राइट? सो फिर थर्ड जजेस केस में इसको फर्दर जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है, राइट, इसको फर्दर इलाबोरेट करके कोलिजियम का मैकेनिज्म दिया। ओके, सो थर्ड जजेस केसेस में आपका कोलिजियम का मैकेनिज्म जो है आपका प्रेजेंट मैकेनिज्म। ओके, दिस इज द प्रेजेंट मैकेनिज्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ओके, सो ये दिया गया। सो हियर कंसल्ट, अब वहां अदर जजेस मतलब कंसल्ट अ कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो 4 सीजीआई को 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कंसल्टेशन करनी होगी बिफोर अपॉइंटिंग अदर, बिफोर गिविंग कंसल्टेशन टू प्रेसिडेंट। ओके, और इवन इफ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन, तो जो आपका सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर वो उस जज की रिकमेंडेशन नहीं देगा गवर्नमेंट। ओके, सो आई होप आपको ये प्रोसीजर कैसे जुडिशियरी ने इंटरप्रिटेशन के थ्रू इवॉल्व किया समझ में आ गया होगा। बट फिर देखा गया कि ये जो कोलिजियम सिस्टम था ना, इसके साथ प्रॉब्लम्स थी। इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स थी? ये बड़ा ही ओपेक था और इसमें ये कहा गया था कि जजेस आर अपॉइंटिंग देमसेल्व्स। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे जो जुडिशियरी है उसका जो बैलेंस, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं लग पा रहे। ओके, बिकॉज जजेस खुद ही को अपॉइंट करे तो जुडिशियरी पे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं लग पा रहे, प्लस ये सिस्टम बड़ा ही ओपेक है। तो इसीलिए इस सिस्टम को चेंज करने के लिए क्या लाया गया? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजेक एक्ट। एनजेक मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ओके, एनजेक्ट एक्ट। ओके, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट लाया गया और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। बेसिकली इन एक्ट के थ्रू क्या किया गया? जो प्रोसेस है कोलिजियम का उसको मोर ओपन कर दिया गया, प्लस उसमें जो है एग्जीक्यूटिव दैट इज द गवर्नमेंट, दैट इज आल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका रोल क्या कर दिया गया? इंक्रीज्ड रोल दे दिया गया इसको, इंक्रीज्ड रोल। बट हुआ क्या इसको? this was struck down by the Supreme Court, right, in 4th judges cases। ये जो लाया था उसमें कोलिजियम सिस्टम में इंप्रूवमेंट करने के लिए एनजेक, इट वाज स्ट्रक डाउन। और क्यों स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने इसको इन 4th जजेस केसेस? बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, राइट? क्योंकि उस वक्त जो है, अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्लीज आप ध्यान में रखिए। ओके, 4th जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। प्लस एक और चीज की कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए इट इज नेसेसरी दैट प्राइमेसी ऑफ जजेस इन अपॉइंटमेंट। मतलब जो है जब हम सुप्रीम कोर्ट के जो है जजेस अपॉइंट कर रहे हैं तो उसमें जो जजेस हैं या जुडिशरी है उसको प्राइमेसी देना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के थ्रू जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है इंश्योर हो सकती है। तो इस तरीके से प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि बेसिकली क्या कहा 4th जजेस केस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए
जो ये सीए जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजेक लाया गया है, इसको स्ट्राइक डाउन किया। इसको स्ट्राइक डाउन क्यों किया गया? क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है, राइट? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव को ज्यादा रोल देता है और जुडिशरी का रोल जो है वो रिड्यूस कर देता है। और बेसिकली ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नाउ इट ऑल्सो हेल्ड, सो इसी में कहा कि जो प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी इन अपॉइंटमेंट्स टू सुप्रीम कोर्ट इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस। मतलब जो है जजेस को ज्यादा से देना, जजेस को मोस्ट इंपॉर्टेंट से देना टू अपॉइंट जजेस टू सुप्रीम कोर्ट इज नेसेसरी, ये जरूरी है टू इंश्योर कि जुडिशरी हमारे इंडिपेंडेंट रहे। फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव प्राइमेसी टू जुडिशरी इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, तो इस तरीके से ये भी जो चीज है आपका पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखिए एक पॉसिबिलिटी आपको इस पे क्वेश्चन बन सकता है, सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड इट हियर इन डिटेल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ दीज आर सम फैक्चुअल थिंग्स व्हिच यू शुड रिमेंबर एंड मेमोराइज। ओके, तो कोई जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ रखा है। वन, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, दैट he should have been judge of a high court for 5 years, or in case if he is not a judge, then he should be an advocate for 10 years, of high court for 10 years. Okay, और हाई कोर्ट में भी सिर्फ एक ही हाई कोर्ट नहीं, या मल्टीपल हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन भी हो सकते हैं। ओके, सो बेसिकली ये कंडीशन है। एंड नेक्स्ट, इसके अलावा या तो फिर ये कंडीशन, दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, दैट शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड jurist in the opinion of president. So this is a unique condition. Please keep this in mind, right? और इसी के बेसिस पे कई जो है कई जजेस डायरेक्टली अपॉइंट भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओके, नाउ ओथ इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट। अगेन ओथ के क्या कंपोनेंट्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो नहीं पूछा जाता। ओके, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस जहां तक है, इट इज डिटरमाइंड बाय हुम? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है कि क्या सैलरीज और अलाउंस मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। बट पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि एक बार कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को हमने अपॉइंट कर दिया, किसी को चीफ जस्टिस बना दिया। अब वो चीफ जस्टिस है जो है वो मतलब पार्लियामेंट के लॉस को वो स्ट्राइक डाउन कर रहा है, या किसी लॉ को उसने स्ट्राइक डाउन कर दिया बिकॉज इट गोज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर ये नहीं कर सकती पार्लियामेंट की उसके जो है सैलरी और अलाउंस रिड्यूस करके जीरो कर दे, तो ऐसा नहीं कर सकती। तो इट कैन नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। बट एक एक्सेप्शन कब है? फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जो है सैलरीज भी रिड्यूस की जा सकती है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं टेन्योर और रिमूवल पे। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं दिया। सो इसीलिए आप देखोगे, अगर आप एक बार पढ़ना, डीवाई चंद्रचूड़ और वाईवी चंद्रचूड़। ओके, डीवाई जो है चंद्रचूड़ जो अभी जज है सुप्रीम कोर्ट के, ओके, he is like serving from 2016। ओके, 2016 से करंटली उनकी ऑलरेडी 5 years सर्व कर गए हैं, और उनकी एज कितनी है अभी? 61। और कब तक सर्व करेंगे? 65 years तक। तो आप देख सकते हो कितना साल, ऑलमोस्ट 10 years। ओके, और इससे पहले वाईवी चंद्रचूड़ जो इनके फादर हैं, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 7 years तक, 7 साल तक चीफ जस्टिस रहे हैं वाईवी चंद्रचूड़, और सुप्रीम कोर्ट के जज उससे भी ज्यादा समय तक रहे हैं। ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि कोई फिक्स्ड, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं दिया है। नहीं तो दूसरी जो पोस्ट है जैसे प्रेसिडेंट की है, उसका टेन्योर 5 years फिक्स्ड है। ओके, 5 साल फिक्स्ड है, बट इसका ऐसा नहीं है। ओके, आप देख सकते हो एग्जाम्पल वाईवी चंद्रचूड़ या डीवाई चंद्रचूड़ के एग्जाम्पल से। ओके, सो अगेन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, दे कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। ओके, एंड दे कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब ये रिमूवल कैसे होता है ये जरा हम देखते हैं, इसके रिलेटेड क्या प्रोसीजर है और क्या रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्टली रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू। एंड किस ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है? ऑन विच ग्राउंड्स कैन दे बी रिमूव्ड? ओके, ऑन विच ग्राउंड्स कैन दे बी रिमूव्ड? सिर्फ 2 स्पेसिफिक ग्राउंड्स है। दीज आर ओनली 2 स्पेसिफिक ग्राउंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ये ग्राउंड्स, इन्हीं ग्राउंड्स पे उनको रिमूव किया जा सकता है।
इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ओके, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ओके, क्योंकि मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी जब प्रूव कर दी गई हो तभी उनको रिमूव किया जा सकता है। अगेन प्रूव कौन करता है? ये प्रूव कौन करेगा? पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट में एक मोशन इसके लिए पास होता है, वो प्रोसीजर आगे हम देखेंगे। राइट, एक एड्रेस फिर पार्लियामेंट पास करके जो है प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करता है। राइट, एंड दिस हैज टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। ओके, दैट मींस 50% of total vote, total membership, okay, of the house, plus 66%, that is 2/3 of present and voting। ओके, ये मेजोरिटी के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए कोई मोशन अगर पार्लियामेंट में है तो वो पास होता है। ओके, एंड जो प्रोसीजर पूरा है इट इज गिवन अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट। ओके, रेगुलेट्स दी प्रोसीजर। ओके, अब प्रोसीजर आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर रिमूवल का मोशन लाना होता है पहले उसमें 100 मेंबर्स जो है लोकसभा में और 50 मेंबर जो है राज्यसभा में कर सकते हैं। उसके बाद जो स्पीकर या चेयरमैन है जिसके पास भी ये दिया गया है, यू नो, ही कुड आइदर एडमिट दैट, या तो रिजेक्ट कर देंगे, तो रिजेक्ट कर देंगे अगर ये मोशन तो खत्म हो गया। बट अगर एडमिट करेंगे तो एडमिट करने के बाद वो 3 मेंबर की कमिटी बनाते हैं टू इन्वेस्टिगेट। ओके, 3 मेंबर कमिटी टू इन्वेस्टिगेट। ओके, और ये कंपोजिशन इसकी ये है कि या तो उसमें कमिटी में 3 मेंबर में से एक मेंबर होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ओके, एंड अगर जब कमिटी इंक्वायरी करने पे गिल्टी फाइंड करती है तो उसके बाद जो है ये मोशन क्या है, वोटिंग या जो हम बोलते हैं कंसिडरेशन के लिए लिया जाता है। ओके, कंसिडरेशन के लिए लिया जाता है, और अगर एक हाउस फिर इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करता है और फिर ये दूसरे हाउस में सेंड करते हैं, अगर वो भी इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है ये, और प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करता है टू रिमूव द जज। ओके, तो इस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है रिमूव किया जाता है। ओके, सो आई होप ये प्रोसीजर आपको क्लियर है। ओके, अब अगला हम देखते हैं एक्टिंग, एडहॉक और रिटायर्ड जजेस। ओके, तो देखिए जो जजेस है कुछ टेम्परेरी, कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में सफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस नहीं है, तो या फिर देखिए अभी जो बैकलॉग की सिचुएशन है, आप सब जानते हैं हमारी जुडिशरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग। सो उसके लिए क्या है, ये प्रोविजंस कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं कि कोई किसी टेम्परेरी पीरियड के लिए जो है किसी को कुछ जो है एडहॉक जजेस या रिटायर्ड जजेस हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो क्या टेम्परेरी प्रोविजन है? जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटी एक्टिंग चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, व्हेन जो हमारा एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस है, ही कैन नॉट इफ देयर इज वैकेंसी और एब्सेंस और ही कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज, इस केस में किसी और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। ओके, फिर आता है एडहॉक जज। एडहॉक जज, ओके, सो अगेन फॉर टेम्परेरी पीरियड, अगर कोई सिचुएशन है जहां कोरम नहीं है, कोरम मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट टू फंक्शन। तो एक मिनिमम नंबर ऑफ जजेस आर रिक्वायर्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट टू फंक्शन। अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसके पास पावर है कि ही कुड अपॉइंट एनी जज ऑफ हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के क्वालिफिकेशंस रखता है। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट एनी सच जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज। ओके, सो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम जजेस हैं, राइट, एक मिनिमम लेवल से कम है, कोरम से कम जजेस है, तो उस केस में सुप्रीम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके पास पावर है कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है उसको अपॉइंट कर सकता है। ओके, ऑल्सो बट एक कंडीशन है कि अपॉइंट करने से पहले कंसल्टेशन लेनी होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, किससे? जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। ओके, सो इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करने से पहले जिस हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जा रहा है एडहॉक जज, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करनी होगी और प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट भी चाहिए होगा। ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, और कोई जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट के केस में जो क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज का, उसको भी टेम्परेरी पीरियड के लिए दैट जज कुड बी रिक्वेस्टेड टू एक्ट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, फॉर टेम्परेरी पीरियड दैट जज कुड बी रिक्वेस्टेड टू एक्ट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनफैक्ट ये कहा गया है, दिस इज बीइंग सेड
दैट कि जो सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग है, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जानते हो तो अराउंड 60,000 से ज्यादा केसेस का बैकलॉग है। तो इस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए कई लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो प्रोविजन है इसका यूज किया जा सकता है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको टेम्परेरी पीरियड में कहा जा सकता है कि यू कुड कम एंड एक्ट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, ताकि ये जो बैकलॉग आप क्लियर कर सकें। ओके, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन इसमें भी है, फर्स्ट प्रेसिडेंट का कंसेंट, और जिसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है जिसको उन दोनों का कंसेंट रिक्वायर्ड है। ओके, और जो हाई कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो हाई कोर्ट का जज शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो इस केस में रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि टेम्परेरी पीरियड पे दैट ही शुड एक्ट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब आ जाओ सीट एंड प्रोसीजर के ऊपर। सो अगेन देखिए, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब कहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है बैठता है। ओके, वेयर इज सुप्रीम कोर्ट? सो आप सब जानते हो दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि दिल्ली इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट? बट ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि सिर्फ दिल्ली है। कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर्स देता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अथोराइज्ड टू अपॉइंट अदर प्लेस और प्लेसेस एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो दिल्ली के अलावा भी किसी और जगह पर भी चीफ जस्टिस के पास अथोराइजेशन है कि उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट बैठेगा। ओके, सो दिल्ली के अपार्ट फ्रॉम दिल्ली। ओके, सो इस केस में क्या है, बट एक चीज चाहिए, प्रेसिडेंट का अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड, सो अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। अगला आ जाते हैं प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। सो कोर्ट के प्रोसीजर के ऊपर कि कैसे कोर्ट फंक्शन करेगा, हाउ विल इट फंक्शन। तो उसके रिगार्डिंग क्या 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 प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट सुप्रीम कोर्ट को ही, तो with regard to procedure of supreme court itself is empowered that it could make rules for regulating its practice and procedure, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट चलना चाहिए, उसको कैसे वर्क करना चाहिए, उसके प्रैक्टिस और प्रोसीजर के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद ही रूल्स बना सकता है। बट अगेन कंडीशन क्या है, देयर इज अ नीड फॉर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। अगेन आप देख लीजिए हर जगह अप्रूवल प्रेसिडेंट क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ओके, चेक्स एंड बैलेंसेस। सो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, बट एक चेक उस पर यह है कि उसके लिए अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट से। ओके, एंड आर्टिकल 145 एक और जो एस्पेक्ट जो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है रिगार्डिंग प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, ये एक चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है, दैट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो, राइट, जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को इन्वॉल्व करता हो, या कोई रेफरेंस जो प्रेसिडेंट ने दिया है अंडर आर्टिकल 143, it should be decided by a bench consisting of at least 5 judges. So जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है कोई, या फिर अगर कोई रेफरेंस दिया गया है प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के अंदर, अगेन ये पावर जो है एडवाइजरी पावर सुप्रीम कोर्ट की हम आगे देखेंगे। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस या कोई रेफरेंस है अंडर आर्टिकल 143, तो उसके लिए मिनिमम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए। ओके, सो डिसाइडेड बाय अ बेंच ऑफ एट लीस्ट 5 जजेस। ओके, 5 जजेस से कम की बेंच ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ये रेफरेंस अंडर 143 आर्टिकल को डिसाइड नहीं कर सकती। ओके, तो प्लीज दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब देखिए, आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और इतनी पावर्स है उसके पास, तो उसका इंडिपेंडेंस भी इंश्योर करना जरूरी है ताकि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे। ओके, सो अगर इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगा तभी वो राइट विदाउट बायस फंक्शन कर सकता है। अगेन इंडिपेंडेंस किससे, फ्रॉम हुम? तो ये आप सब जानते हो, फ्रॉम लेजिस्लेचर, दैट इज द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए, किससे इंश्योर करने के लिए ये सारे प्रोविजन है। जैसे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, तो उसमें ऑलरेडी आप देख चुके हो, अपॉइंटमेंट उनका जब होता है तो ऐसा नहीं है कि जो है लेजिस्लेचर के पास ज्यादा पावर से है या एग्जीक्यूटिव के पास। प्राइमरी जो है प्राइमेसी किसकी है इसमें, जुडिशियरी की। तो ये क्या इंश्योर करता है कि जो है जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर हम एग्जीक्यूटिव को ज्यादा रोल दे देते तो ऑब्वियसली ये होता कि जो है एग्जीक्यूटिव ऐसे जजेस को अपॉइंट करता जो उनको फेवर करे। ओके, एंड अगेन जजेस भी फेवर करते एग्जीक्यूटिव को ताकि टू सिक्योर अपॉइंटमेंट्स। ओके, सो इसलिए इंडिपेंडेंस के लिए मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का रोल मिनिमम है। ओके, दूसरा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब जजेस का रिमूवल आर्बिट्रेरी नहीं है, उनको मतलब ऐसे ही आर्बिट्रेरली रिमूव नहीं कर सकते।
कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कैसे उनको रिमूव किया जा सकता है और किन ग्राउंड्स पे उनको रिमूव किया जा सकता है. ओके, सो दे कैन नॉट बी रिमूव्ड आर्बिट्रेरली. कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशन्स ऑन व्हाट ग्राउंड दे कैन बी रिमूव्ड एंड हाउ दे कैन बी रिमूव्ड. ओके, दूसरा फिक्स्ड सर्विस कंडीशन जो मैंने आपको बताया था उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में, क्योंकि सैलरीज एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है. बट ऐसा नहीं है कि उनकी सर्विस के बीच में ही अगर उन्होंने पार्लियामेंट के अगेंस्ट कुछ जजमेंट दिया तो उनकी जो सैलरी अलाउंस रिड्यूस कर दी, ऐसा नहीं किया जा सकता. ओके, उनके जो एक्सपेंसेस हैं दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड. तो अगर चार्ज है तो दे कैन नॉट बी वोटेड इन पार्लियामेंट और दे कैन नॉट बी वोटेड इन पार्लियामेंट. तो ये क्या करता है, ये उसको इंडिपेंडेंट बनाता है, गिव्स इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम लेजिस्लेचर. ओके, क्योंकि देखिए एक काम क्या है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए, क्योंकि एक काम सुप्रीम कोर्ट का यही है कि अगर लेजिस्लेचर कुछ ऐसी चीज पास करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उसको स्ट्राइक डाउन करना. तो दैट्स वाई ये चेक्स एंड बैलेंसेस है, उनका इंडिपेंडेंस भी इंश्योर करना नेसेसरी है फॉर सेपरेशन ऑफ पावर. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेपरेशन ऑफ पावर. प्लीज कीप दिस इन माइंड. अगर आपसे पूछा जाए that which of the following provisions ensures separation of power and balance checks and balances, so one of these is independence of judiciary. Okay, independence of supreme court. Okay, checks and balances. So this is important for separation of power and checks and balances. Okay, now conduct of judges cannot be discussed in where cannot be discussed in parliament. बट एक एक्सेप्शन है, जब उनके रिमूवल के लिए कुछ प्रोसीजर वो चल रहा होगा तब उनका कंडक्ट डिस्कस किया जा सकता है. बट उसके अलावा उनका कंडक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता. ओके, नाउ बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं आफ्टर रिटायरमेंट दे कुड नॉट प्रैक्टिस लॉ इन एनी कोर्ट. ओके, एंड पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. सो अगेन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसका अगर कोई कंटेम्प्ट करता है, ये आगे हम देखेंगे सिविल होता है और क्रिमिनल होता है कंटेम्प्ट. तो अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसको उसका पनिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है. ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ. ओके, अपना स्टाफ खुद ही अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट. इट्स जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय पार्लियामेंट. ओके, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कम नहीं कर सकता. बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप दिस इन माइंड, पार्लियामेंट कैन एनलार्ज. पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकता है. ओके, बट उसकी जुरिस्डिक्शन घटा नहीं सकता. ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड. एंड सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये तो आप सबको पता ही होगा, आर्टिकल 50, और इसके लिए 1973 में सीआरपीसी में प्रोविजन भी लाया गया था. ओके, सो ये भी एक प्रोविजन है जो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है और सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है. अब आ जाते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, दैट इज जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, कि क्या जुरिस्डिक्शन है और क्या पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की. तो सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. सी, ओरिजिनल का मतलब इधर क्या है, अब ये पहले आपको समझना है. ओरिजिनल का मतलब जिस ऐसे मैटर्स जिसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो. सी, इन विच यू कैन गो डायरेक्टली, वन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. ऐसे मैटर्स जो जस्ट अ सेकेंड. So in original jurisdiction you can directly go to Supreme Court. Okay. Now next thing is कि अब ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ है. ओके, सुप्रीम कोर्ट की किस चीजों में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. ओके, वेयर डज सुप्रीम कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन. ओके, अब देखिए डिफरेंट यूनिट्स क्या है इंडियन फेडरेशन के, कैसे डिस्प्यूट्स, सेंटर वर्सेस स्टेट और स्टेट्स. ओके, या सेंटर प्लस स्टेट ऑन वन साइड वर्सेस स्टेट और स्टेट्स. ओके, एंड स्टेट वर्सेस स्टेट. ओके, स्टेट और स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स. ओके, सो इस टाइप के जो भी सारे फेडरल डिस्प्यूट्स है, राइट, जो भी इंडियन फेडरेशन के बीच में डिस्प्यूट्स है, उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास. तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन फेडरल डिस्प्यूट्स है. ओके, ऑल्सो इसमें जो जुरिस्डिक्शन है दैट इज एक्सक्लूसिव. सो एक्सक्लूसिव का मतलब ये डिस्प्यूट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा. ओनली सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड दीज काइंड्स ऑफ फेडरल डिस्प्यूट्स, राइट. बट
ये जो डिस्प्यूट्स होने चाहिए, इट शुड इन्वॉल्व अ क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड्स। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चंस इन्वॉल्व करने चाहिए जिसमें कोई स्टेट या जो है कोई सेंटर, उसका कोई लीगल राइट या उसके लीगल राइट का एक्सटेंट डिपेंड करता है, राइट। इसमें पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स इंटरटेन नहीं किए जाते। ओके, सो ये जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स इंटरटेन नहीं किए जाते। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। और क्या चीजें इस जुरिडिक्शन के बाहर है? व्हाट एल्स इज आउटसाइड दिस जुरिडिक्शन? सो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की कोई ट्रीटी है, एग्रीमेंट है या कोवेनेंट है या सनाड या जो भी ऐसी चीजें हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, सो इट डज नॉट कम अंडर दिस ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, फिर अ ट्रीटी एग्रीमेंट विच इटसेल्फ एक्सक्लूड्स दिस जुरिडिक्शन, मतलब मान लीजिए कोई दो पार्टीज हैं, ओके, जो कोई दो फेडरल यूनिट्स हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और जब एग्रीमेंट हुआ उसी वक्त वो दोनों फेडरल यूनिट्स एग्री कर गए कि हाँ, हम अपनी ये जो कोई ट्रीटी है, इसमें कोई भी अगर डिस्प्यूट आएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं ले जाएंगे। तो अगर कोई ऐसी ट्रीटी और या एग्रीमेंट है तो फिर इसमें ये जुरिडिक्शन नहीं होती। ओके, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स और ऑर्डिनरी कमर्शियल डिस्प्यूट्स में भी ये जुरिडिक्शन नहीं होती। सो आई होप आपको पता है कि फेडरल डिस्प्यूट्स में आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज में सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन है और एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है। ओके, और क्या चीजें इसमें नहीं आती। ओके, अब अगला आते हैं रिट जुरिडिक्शन। ओके, सो ये तो आप सबको आई थिंक ये काफी डिटेल में हमने जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ा था तब किया था। सो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है दैट इट कैन इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और कौन कौन से रिट्स? ईबीएस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्शियोरारी। ये सारे रिट्स हमने वन बाय वन कवर किए थे। ओके, जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। ओके, एंड हियर ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, राइट। मतलब डायरेक्टली अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सब जानते हैं आर्टिकल 32 के अंदर आपके पास पावर है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ओके, बट दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये जुरिडिक्शन जो है रिट जुरिडिक्शन, मतलब फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू करने की जो पावर है या रिट इशू करने की जो जुरिडिक्शन है, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो या हाई कोर्ट के पास। तो इसीलिए ये जुरिडिक्शन एक्सक्लूसिव नहीं है, बट ओरिजिनल है, क्योंकि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ओके, ऑल्सो दिस इज नैरोअर देन हाई कोर्ट। व्हाई? क्योंकि हाई कोर्ट जो है लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है, लीगल राइट्स के लिए भी हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकता है। ओके, सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ये जो रिट जुरिडिक्शन है, इट इज नैरोअर देन हाई कोर्ट। ओके, इसके अलावा पार्लियामेंट कैन कन्फर ऑन सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पसेस आल्सो। मतलब अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर है टू इशू रिट्स ओनली फॉर व्हाट? ओनली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बट इस पावर को पार्लियामेंट बढ़ा भी सकता है, हालांकि पार्लियामेंट इस पावर को कम नहीं कर सकता। तो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला आ जाता है अपीलेट। अपीलेट आप सब समझते होंगे, अपील मतलब लोअर कोर्ट से अपील, हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। एंड एज आप ऑलरेडी देख चुके हो, सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ओके, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इसके पास अपील्स आती हैं फ्रॉम हाई कोर्ट ऑन वेरियस मैटर्स, से इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ओके, राइट, बट यहाँ पर एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है हाई कोर्ट के थ्रू, कि हाई कोर्ट खुद ही सर्टिफाई करता है कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इन्वॉल्व है। ओके, फिर अपील इन सिविल मैटर्स एंड अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। अगेन यहाँ पर लक्ष्मीकांत में बहुत सारी स्पेसिफिक कंडीशंस दे रखी हैं आपको, बट वो स्पेसिफिक कंडीशंस याद करने में मत पड़ना। ओके, क्योंकि उस पे आप देखोगे क्वेश्चंस पिछले साल के कभी नहीं आया है आपको क्वेश्चन। तो इसलिए बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स से भी अपील्स जाते हैं। ओके, स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है उस पर फोकस मत करिए, ना वो मेंस में आया है कभी, ना प्रीलिम्स में। ओके, बट क्या इंपॉर्टेंट है? अपील्स बाय स्पेशल लीव, क्योंकि ये जो पावर है ये काफी न्यूज में रहती है। ओके,
और इसका काफी सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करती है कि स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट की। ओके, तो इस पावर का मतलब क्या होता है? अपील बाय स्पेशल लीव। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि इट कैन ग्रांट परमिशन और लीव टू एन एग्रीड पार्टी टू अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड इन एनी लोअर कोर्ट इन द ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। ये तो 3 हो गई अपील जो आपको हाई कोर्ट के थ्रू जाती है सुप्रीम कोर्ट पे, बट इसके अलावा एक ऐसी पावर है, ये स्पेशल पावर है जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट, जैसे नॉर्मली क्या है, नॉर्मली हाई कोर्ट के थ्रू हो जाएगी, बट ये स्पेशल पावर है जो डिस्क्रिशन में है सुप्रीम कोर्ट के। ओके, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर सकता है किसी भी पार्टी को, किसी भी पर्सन को, कि अगर उसका कोई जजमेंट किसी भी लोअर कोर्ट में, ओके, एनी जजमेंट ऑन एनी मैटर इन एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल, अगर कहीं भी कुछ हुआ हो तो एग्रीड पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपनी अपील लेके, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि उसको परमिशन देनी है अपील देने के लिए या नहीं। ओके, सो बेसिकली ये ऐसी पावर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे सकता है किसी को भी टू अपील अगेंस्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे सकता है किसी को भी टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट ऑन एनी मैटर बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ओके, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ओके, सो किसी भी उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और नॉर्मली दिस लीव यानी परमिशन इज ग्रांटेड व्हेन ऐसा कोई केस आता है विच इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेवेंट टू जनरल पब्लिक। सो इसी केस में जो है अपील बाय स्पेशल लीव दी जाती है। ओके, सो आई होप आपको ये फोर्थ पावर जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद है। इसके बारे में याद रखना, इट इज ऑन डिस्क्रिशन, और ये किसी भी एनी जजमेंट ऑन एनी मैटर, ओके, एंड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री ट्राइब्यूनल कोर्ट, ओके, ये इसको रेफर की जा सकती है। ओके, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट अपील करने के लिए परमिशन दे सकता है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सो बेसिकली आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट एडवाइस सीख कर सकता है सुप्रीम कोर्ट पे 2 मैटर्स में। एक कोई मैटर है जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम के केस में। तो 2G स्पेक्ट्रम के केस में सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट था उसने एक एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस सीख की थी। ओके, और आइदर डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट एटसेट्रा, राइट। सो यहाँ पे जो है एडवाइस देना सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है। सो इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव एडवाइस हियर, ओके, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट की बात है। बट कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से रिलेटेड कोई मैटर है, डिस्प्यूट है, उस पे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना मैंडेटरी है। अगेन, जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देता है इट इज नॉट बाइंडिंग, ओके, इट इज नॉट बाइंडिंग, प्लीज कीप दिस इन माइंड। अगला आता है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स, जो भी प्रोसीडिंग्स, जो भी एक्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, मतलब इनका यूज किया जाता है। ओके, अगेन, सो आप कई बार देखते हो सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करता है, जैसे एक एग्जांपल हो गया आपका विशाखा गाइडलाइंस। ओके, विशाखा गाइडलाइंस, तो ये विशाखा गाइडलाइंस क्या था? दिस वाज फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी विशाखा गाइडलाइंस, राइट। सो नाउ दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट एंड लीगल रेफरेंस। ओके, एंड अगेन ये अब पूरी जगह इंप्लीमेंट होगी, हर जगह ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंटेड होगी। ओके, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स है, उसके जो भी रिकॉर्ड्स है, उन सब की एविडेंशियरी वैल्यू है। ओके, एंड दे कैन नॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स है, अगर हम वो किसी कोर्ट में ले जाके प्रोड्यूस करते हैं कि एज एन एविडेंस, so they cannot be questioned. Also जो judgments है, they set a legal precedent, okay, and legal reference, okay. So subordinate courts जो है, जैसे हाई कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, they can use the judgment of Supreme Court as legal precedents and legal reference, okay. Apart from this, जो सुप्रीम कोर्ट है, it has power to punish for contempt of court, okay. कंटेंट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, राइट। और ये अपने आप के कंटेम्प्ट के लिए भी, प्लस जो सबऑर्डिनेट्स दूसरे कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स कंट्री में है उनके भी कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, राइट। और इसमें 2 टाइप की है, सिविल, जब इट इज लाइक
विलफुल डिसोबीडियंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है आप उसको नहीं मान रहे हो, या आपने कोई अंडरटेकिंग दी सुप्रीम कोर्ट में उसको नहीं मान रहे हो, ओके, सो ये तो हो गया विलफुल। और क्रिमिनल, क्रिमिनल जब आप आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग, आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ओके, आप सुप्रीम कोर्ट को उसकी डिग्निटी जो अथॉरिटी है उसको स्कैंडलाइज कर रहे हो, उस केस में इट इज क्रिमिनल कंटेंट, ओके। एंड व्हाट इज नॉट कंटेम्प्ट, क्या चीज कंटेम्प्ट में नहीं आती ये भी दे रखा है, innocent publication and distribution of some matter, fair and accurate reporting of judicial proceedings, fair and reasonable criticism of judicial acts, and comment on administrative side of judiciary, okay, so these things do not come under contempt, okay। अब लास्टली हम कुछ और पावर्स देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, देयर आर सम अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट हैज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आई थिंक ये आप पहले ही देख चुके हैं। अगर कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्ट या लेजिस्लेटिव एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है यूजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर है, ओके, सो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल interpreter of constitution, okay, supreme court is final interpreter of constitution। then power to review its own judgment or order, okay, supreme court के पास power है that it could review its own judgment or order। then supreme court का जो law है it is binding on all courts in India, so supreme court ने जो judgment दिया है it is binding on all courts, okay, and its decree or order is enforceable throughout guidelines, जैसे मैंने आपको बताया था विशाखा guidelines, they were enforceable, okay, राइट, ऐसी गुड सैमरिटेनियन गाइडलाइंस इशू की है, दे आर इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री, ओके। देन इट हैज पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ कंट्री, यानी इंडिया की पूरी टेरिटरी में जो भी कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स है उनके ऊपर जुडिशियल सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल है सुप्रीम कोर्ट के पास, ओके। इट डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सो प्लीज an important fact for prelims, इसको ध्यान में रखिए, ओके। एंड अगेन ये इंक्वायरी करता है सुप्रीम कोर्ट इन कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी ऑन अ रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि कई बार उनका रिमूवल होता है तो उनको अगर मिसबिहेवियर वगैरह है इसके लिए कोई इंक्वायरी करनी होती तो वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, ओके। so these are some other powers of the supreme court। so with this we are done with supreme court, ओके, हमने कंप्लीट कर लिया सुप्रीम कोर्ट। अगेन आई वुड आस्क यू गाइस प्लीज रिवाइज करिए, ओके। देखिए एक चीज, वन थिंग आई हैव नोटिस्ड दैट नंबर ऑफ पीपल हैव dwindled सीइंग दिस लेक्चर, कम लोग देख रहे हैं। ये देखिए यही चीज होती है कि कंसिस्टेंसी, प्लीज मेंटेन कंसिस्टेंसी, ओके। जो लोग हु आर फिजलिंग आउट, जो लोग लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, सी दे आर लूजिंग आउट, वो आपसे हार रहे हैं, ओके। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, अगर आप ये लेक्चर्स देखने में ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो यू आर गेटिंग अहेड ऑफ अदर्स, ओके। सो प्लीज मेंटेन कंसिस्टेंसी, ओके, एंड प्लीज रिवाइज। और प्लीज जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर क्विज होता है, ओके, क्विज होता है, उस क्विज को आप फॉलो करिए, उसमें जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, and again see you again next time with another lecture on Indian polity। so thank you very much, be safe, okay, और please stay indoors, बाहर मत निकलिए जब तक आपके लिए नेसेसरी नहीं है, और अगर बाहर निकलना आपके लिए नेसेसरी है so please wear a mask and please use sanitizer and take all the necessary precautions, please follow social distancing, okay। so thank you very much, stay safe and see you again next time।